दोस्तों नमस्कार। वीडियो में हम लोग सेट नंबर 7 कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज का। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? एक बार हम लोग जो फूल के अंदर पार्ट्स होते हैं उन सारे को कवर कर लेते हैं। ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर आप देखेंगे तो ये पुष्पासन होता है, रिसेप्टिकल पुष्पासन होता है, पूरा पुष्प जो है इसी पर स्थित होता है। ये सेपल्स होता है जिसे हम लोग बाह्य दल बोलते हैं, और ये पेटल्स होता है, ये जो रंगीन भाग होता है फूल का, पुष्प का, इसे हम लोग पेटल बोलते हैं, यानी कि दल बोलते हैं। तो ये दल है, ये बाह्य दल है। उसके बाद यहां पर देखो तो पुष्प के केंद्र में, फूल के केंद्र में आपको मिलेगा मादा जनन अंग, है ना, मादा जनन अंग, जिसे कार्पल कहा जाता है और हिंदी में अंडप कहा जाता है। इसे पिस्टिल भी कहा जाता है। इसके होते हैं 3 पार्ट्स। आप यहां पर देखो, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसे स्टिग्मा कहा जाता है, हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये पार्ट, इसे हम लोग स्टाइल बोलते हैं, हिंदी में वर्तिका बोलते हैं। और ये आप जो फूला हुआ भाग देख रहे हो इसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो पुष्प में जो मादा जनन अंग है उसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। उसके बाद जो पुरुष जनन अंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, है ना, पुंकेसर बोलते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं। ये जो भाग है इसे हम लोग एंथर बोलते हैं, यानी कि परागकोश बोलते हैं। इसमें पराग कण का निर्माण होता है। ये एंथर का मतलब परागकोश और फिलामेंट का मतलब तंतु होता है। ये तंतु है और ये परागकोश है। ठीक, परागकोश में जो है पराग कण बनता है ना, या फिर सिंपली हम लोग पराग भी बोल देते हैं, है ना, या पराग कण लिख लो। जब ये पराग कण जो है इस स्टिग्मा पर आकर के लैंड करता है तो इसे हम लोग परागण बोलते हैं। ठीक, परागण बोलते हैं। और परागण के बाद निषेचन होता है, परागण के बाद निषेचन होता है। और ये जो निषेचन भी होता है ये एक खास तरह का निषेचन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं दोहरा निषेचन। देखो, निषेचन तो थैलोफाइटा के अंदर भी होता है, ब्रायोफाइटा के अंदर भी होता है, टेरिडोफाइटा के अंदर भी होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर जो निषेचन होता है उसे हम लोग दोहरा निषेचन बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये पुष्पी पादप की खासियत है। कभी आपसे पूछा जाएगा दोहरा निषेचन किसकी खासियत है या फिर किसका अभिलक्षण है, तो पुष्पी पादप का, यानी कि एंजियोस्पर्म का। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं एंजियोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का, पुष्पी पादप का, फ्लावरिंग प्लांट का। केवल एंजियोस्पर्म में ही दोहरा निषेचन होता है। जब ये दोहरा निषेचन होता है तो इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये जो ओवरी है ना, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, जिसे हम लोग बीजांड बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। ये जो बीजांड होता है ये तो भाई साहब बीज बन जाता है, सीड बन जाता है। ये जो ओवरी है, ये जो अंडाशय है, ये खुद फल बन जाता है। ठीक है, ये फ्रूट बन जाता है। समझे आप? तो जब निषेचन होगा तो जो अंडाशय होगा वो तो फल बन जाएगा। और अंडाशय के अंदर क्या है? अंडाशय के अंदर बीजांड है, अंडाशय के अंदर बीजांड है। तो निषेचन के बाद जो है ये अंडाशय फल बन जाएगा और फल के भीतर जो है जो बीजांड था वो बीज के रूप में आपको मिलेगा। तो हमसे फल के रूप में विकसित होता है कौन पूछा है, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर अंडाशय हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा? पीएच मान 7 से कम होगा मतलब आपको एसिडिक सॉल्ट बताना है ना, एसिडिक सॉल्ट बताना है। अम्लीय लवण जो है आपको बताना है, अम्लीय लवण आपको बताना है। सोडियम कार्बोनेट, ये आपको याद रखना है, ये क्षारकीय होता है। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये भी क्षारकीय होता है, बेसिक होता है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों क्षारकीय होते हैं। सोडियम क्लोराइड आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, उदासीन है ना, उदासीन है। उदासीन है मतलब पीएच जो है वो 7 के बराबर है, और क्षारकीय मतलब पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है। अमोनियम क्लोराइड जो है अम्लीय है ना, ये अम्लीय है, मतलब इसका जो पीएच है वो 7 से कम है। और अमोनियम क्लोराइड मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि कमजोर क्षार है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो कि मजबूत अम्ल है, इससे बना होता है। बी हमारा आंसर।
मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके डैश के बीच संबंधों का परीक्षण किया था। देखो, मेंडलीव ने जो आवर्त नियम दिया था, उस आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसे मोजले ने दिया है, वैसे तो कई सारे वैज्ञानिकों का योगदान है, लेकिन मोजले का ही नाम आपके एग्जाम में आता है। और आज की आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है। और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मीन्स जो मेंडलीव ने कहा वही आधुनिक आवर्त सारणी में है, फर्क एक जगह पर आता है। मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान कहा था और यहां पर परमाणु संख्या की हम बात करते हैं, परमाणु संख्या की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं कि तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव ने कहा था तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो ये अंतर है। डी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डैश पर वस्तु का भार अधिकतम होता है, डैश पर वस्तु का भार अधिकतम होता है तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में गुरुत्वीय त्वरण। अब ये जो द्रव्यमान है ना, मास, ये मास कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी प्लेनेट पर चले जाओ, ये मास चेंज नहीं होता, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। तो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन भार में परिवर्तन होना चाहिए। तो कैसे होगा? जी में परिवर्तन होना चाहिए। तो जो जी का मान है वो पृथ्वी की सतह पर पोल पर जो है ज्यादा होता है इक्वेटर की तुलना में, इक्वेटर की तुलना में। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भार है वो पोल पर ज्यादा होगा इक्वेटर की तुलना में। ठीक है, इक्वेटर की तुलना में जो भार है वो पोल पर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? तो क्योंकि जी का मान ज्यादा है, ये तो चेंज होगा नहीं, द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं। अच्छा, जी का मान जो है पृथ्वी के अगर हम केंद्र में चले जाते हैं तो 0 हो जाता है, मतलब अगर हम पृथ्वी के केंद्र में चले जाए तो भार हमारा 0 होगा। तो हमारा आंसर यहां पर ए हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है, सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है, कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CH2 है। ये जो मिश्रण होता है सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का, ये समांगी होता है। ठीक, ये समांगी होता है और समांगी मिश्रण पिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है। तो डी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये वास्तविक विलयन के एग्जांपल्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, अच्छे से आपको याद रखने हैं। वास्तविक विलयन हम लोग किसको बोलते हैं? समांगी मिश्रण को बोलते हैं, समांगी मिश्रण को हम लोग वास्तविक विलयन बोलते हैं। ये जो समांगी लिखा हुआ है ना, इसी की बात की जा रही है। समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक विलयन बोलते हैं। जैसे नमक पानी का घोल, नमक पानी का घोल जो होता है, मान लो कि आपने एक गिलास लिया, उसमें आपने 1 चम्मच नमक घोल दिया, तो क्या ऐसा होता है कि पूरे पानी में कहीं पर नमक ज्यादा है, कहीं पर कम है? यानी कहीं पर पानी आपको ज्यादा नमकीन पता चल रहा है तो कहीं पर कम नमकीन पता चल रहा है? ऐसा तो नहीं होता है। जो भी घोल होता है वो सारे जो है बराबर नमकीन होते हैं, एक समान नमकीन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर ज्यादा नमकीन है तो कहीं पर कम नमकीन है। चीनी पानी का घोल ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर ज्यादा चीनी घुला हुआ है तो कहीं पर कम चीनी घुला हुआ है। जब हम चीनी को घोलते हैं पानी में तो चीनी जो है सारी की सारी घुल जाती है, और जो पानी होता है या फिर जो मिश्रण होता है वो एक समान मीठा होता है, मीठापन जो है समान रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज्यादा मीठा है तो कहीं पर कम मीठा है। इसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण, कि जो मिश्रण के घटक होते हैं वो समान रूप से पूरे विलयन में वितरित होते हैं, समान रूप से, समान प्रोपोर्शन में होते हैं, समान अनुपात में होते हैं पूरे के पूरे मिश्रण में। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर ज्यादा होगा कहीं पर कम होगा। जैसे मान लो आपने आटा ले लिया और रेत ले लिया, उन दोनों को आप मिक्स करो। जब आप उन दोनों को मिक्स करेंगे तो कहीं पर आपको रेत ज्यादा मिलेगा तो कहीं पर आपको आटा ज्यादा मिलेगा। वो समांगी मिश्रण नहीं है, वो समांगी मिश्रण नहीं है। कॉपर सल्फेट का घोल हो, उसके बाद अल्कोहल और जल। भाई शराब और पानी को मिलाकर के लोग पीते हैं, है ना। शराब है, उसमें पानी डाल दिया कुछ, तो वो जो पूरा एक मिश्रण तैयार होता है वो भी समांगी मिश्रण है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि जो पूरा शराब और पानी का मिश्रण होता है तो कहीं पर शराब ज्यादा है कहीं पर कम है, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो वो समांगी मिश्रण है। सोडा जल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, ये सारे। पेट्रोल और तेल का मिश्रण है, याद रखिएगा पेट्रोल और तेल का मिश्रण है, पेट्रोल और पानी का मिश्रण नहीं है।
और यहां पर मैंने लिख दिया है कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर का मिश्रण। जो समांगी मिश्रण होते हैं वो टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते हैं क्योंकि समांगी मिश्रण में जो कण होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। और टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ना। प्रकाश जो है, जो माध्यम होता है, उसके जो कण होते हैं उससे जाकर के टकराता है और फिर वो छितरा जाता है, वो फैल जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है, उससे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है, क्योंकि समांगी मिश्रण के जो कण होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता नहीं है, तो टिंडल प्रभाव हमें देखने को मिलता नहीं है। टिंडल प्रभाव का सीधा सा मतलब होता है कि जब किसी माध्यम से प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसका पाथ हमें दिखने लगता है, हमें साफ साफ जो है प्रकाश का जो पाथ है यानी कि जो रास्ता है वो दिखाई पड़ेगा, उससे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। और वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो कि समांगी मिश्रण के केस में होगा नहीं, क्योंकि जो कण होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। डी हमारा आंसर हो जाएगा। 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया। ये जो केस है आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, बहुत सवाल आते हैं इस टाइप के। ये मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह है ना, सरफेस है, पृथ्वी की सरफेस है, ये सतह है। यहां पर m द्रव्यमान की एक वस्तु जो है रखी हुई है, इसको उठा करके ले जाया जाता है h ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक लेकर के जाया जाता है। अब देखो उठाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, उठाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, मीन्स हमें कार्य करना पड़ेगा। हम इस वस्तु को उठा करके लेकर के जाएंगे h हाइट तक, तो इसके लिए जो है हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। गुरुत्व बल जो है इसे, गुरुत्व बल जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इस वस्तु को नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस बल के विरुद्ध जो है इसको उठा करके h हाइट तक लेकर के जा रहे हैं। तो हमें काम करना पड़ेगा, वहां पर हमें कार्य करना पड़ेगा। भाई कितना कार्य करना पड़ेगा, तो mgh के बराबर कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, जो हम कार्य करेंगे वो h हाइट पर जाने के बाद इस वस्तु में वो कार्य जो है संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। हम जो उठा करके इसको लेकर के जाएंगे h हाइट तक, तो हमें mgh काम करना पड़ेगा, और वही काम जो है इस वस्तु में संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो अगर आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि सतह से h हाइट तक वस्तु को उठा करके लेकर के जाया जाता है, तो बताइए उसके पास स्थितिज ऊर्जा जो है वो कितनी है, या फिर कितना कार्य किया गया। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो चाहे कार्य पूछ दे चाहे स्थितिज ऊर्जा पूछ दे, बात एक ही है, mgh के बराबर। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा या फिर कार्य नहीं चाहिए, हमें तो कहा गया है कि इतना जूल जो है एनर्जी यूज किया गया है, मींस इतना कार्य किया गया है, इतना कार्य किया गया है। द्रव्यमान ये है, यानी कि m का मान आपको दे रखा है, m का मान जो है आपको यहां पर दे रखा है 70 किलोग्राम। आपको कार्य दिया गया है 9800 जूल, और आपसे h पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक, ये याद रखिएगा, ये केस जो है ध्यान में आपको रखना है, बहुत सवाल आते हैं यहां से। ये आपको दिया हुआ है 9800 जूल, द्रव्यमान आपको 70 दिया गया है, g का मान हम लोग यहाँ पर 10 ले लेते हैं, h का मान अपने को चाहिए, तो h बराबर यहाँ से हो जाएगा 9800 जूल 70 गुने में 10, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 14 मीटर आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है। अगर हम मून के सरफेस पे चले जाएं, चंद्रमा की सतह पर चले जाएं, तो g का मान जो होता है वो पृथ्वी की सतह पर जो g का मान होता है उसका 1/6 हो जाता है। और अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो भार होता है वो द्रव्यमान गुने में गुरुत्व त्वरण होता है, और ये द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, चाहे हम चंद्रमा पर क्यों ना चले जाए, ये द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन भार बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि g का मान बदल जाएगा। तो भार जो है वो वैसे ही चेंज होगा जैसे कि g का मान चेंज हो रहा है। अगर g का मान जो है चंद्रमा की सतह पर जाने पर 1/6 हो जाता है, तो भार भी जो है चंद्रमा की सतह पर हो जाएगा 1/6 पृथ्वी की सतह पर जो भार है उसका, तो 1/6। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बने होते हैं। ये देखो क्रोमोसोम है, देखो ये कैसे बनता है, ये डीएनए है, ये है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के कई सारे टाइप्स होते हैं, हमें उन टाइप्स के बारे में नहीं जानने हैं,
यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपको हिस्टोन प्रोटीन से दिखाया गया है। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है, लेकिन जो है 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ये देखो इस प्रकार से ऑक्टामर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्टामर बनाते हैं। ऑक्टा का मतलब 8 होता है। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि 4 प्रकार के होते हैं। हर एक टाइप जो है संख्या में 2 होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन 8 हिस्टोन प्रोटीन जो है मिल करके ऑक्टामर बनाते हैं, और इस ऑक्टामर के ऊपर जो है ये डीएनए जाकर के लिपट जाता है। यहां पर आपको दिखाया गया है कि कैसे ऐसे घूम घूम करके लिपटा हुआ है ये डीएनए। इसे हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। इसे हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो डीएनए जाकर के लिपटता है इस ऑक्टामर के ऊपर, जो कि बना होता है हिस्टोन प्रोटीन से, और तब बनता है न्यूक्लियोसोम। फिर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर के क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन बनाते हैं। तो डीएनए से बना न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन, फिर ये क्रोमेटिन जो है और जाकर के कंडेंस हो जाएगा, संघनित हो जाएगा और बनेगा क्रोमोसोम। मीन्स डीएनए संघनित हुआ न्यूक्लियोसोम में, न्यूक्लियोसोम संघनित हुआ क्रोमेटिन में, और क्रोमेटिन संघनित हुआ क्रोमोसोम में। तो सबसे ज्यादा जो संघनित रूप है वो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है। तो किससे बना हुआ है? डीएनए से और प्रोटीन से, डीएनए एवं प्रोटीन से। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलेगा। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर डीएनए मिलेगा, लेकिन ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा। हिस्टोन प्रोटीन जो है केवल यूकैरियोट्स में मिलता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसकी खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज की थी। सूर्य और तारों के तापमान को मापा जाता है। अब सूर्य और तारों के तापमान को मापना है तो ऐसा तो है नहीं कि सूर्य और तारों के पास जाएंगे मापने के लिए, भाई जल जाएंगे, है ना। तो दूर से ही मापा जाएगा। तो सन और स्टार्स जो होते हैं वहां से जो रेडिएशंस आती है अर्थ पर, उससे मापा जाता है इनके तापमान को। तो विकिरण थर्मामीटर से मापा जाता है। इसी को पायरोमीटर भी कहा जाता है। इसी को पायरोमीटर भी कहा जाता है। द्रव थर्मामीटर का एग्जाम्पल हो जाएगा मरकरी थर्मामीटर। तो बस इन दोनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। मरकरी थर्मामीटर एक टाइप है द्रव थर्मामीटर का, लिक्विड थर्मामीटर का। इसमें जो है मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? तो 1/f = 1/v + 1/u होता है। 1/f = यहां से हम लिख सकते हैं vu, u + v हो जाएगा। 1/f = 1/f तो निकल चुका है। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं? f निकाल सकते हैं डायरेक्ट। f = uv/u + v हम लिख सकते हैं। uv/u + v ये हमारा आंसर। किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण डैश होगा, तब चालक को अधिकतम बल होगा। तब चालक पर अधिकतम बल होगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए तब चालक पर अधिकतम बल होगा। किसी सीधे धारावाही चालक को, यानी एक धारावाही चालक है, यानी एक चालक है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, उसे रखा गया है किसी चुंबकीय क्षेत्र में। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल लगता है। अब बल की दिशा निकालने के लिए जो है हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं, लेकिन उस बल को निकालने के लिए जो है कोई ना कोई फॉर्मूला भी होगा, यानी बल के मैग्नीट्यूड को, परिमाण को निकालने के लिए। देखो, दिशा निकालने के लिए कि बल कौन सी दिशा में लगेगा, इसके लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, लेकिन कितने परिमाण का लगेगा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ये होता है F = ILB sin थीटा। जहां जो थीटा है ये है एंगल बिटवीन I जो कि करंट है और B जो कि चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, I क्या है? करंट है, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, और ये जो L है ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर बोल दो। ठीक, लेंथ ऑफ कंडक्टर या फिर वायर बोल दो। अब देखो ये जो फोर्स है ये 0 कब होगा?
जब थीटा 0 डिग्री हो जाए या फिर थीटा 180 डिग्री हो जाए, साइन 0 और साइन पाई भी तो 0 ही होता है ना, साइन पाई जो है वो भी तो 0 ही होता है। यानी मान लीजिए धारा की दिशा ये है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तब कोई बल नहीं लगेगा। अगर धारा की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, यानी पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, इलेक्ट्रिक करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स जो है वायर के ऊपर नहीं लगेगा, कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर थीटा मान लीजिए कि 90 डिग्री हो जाए, तब साइन 90 का मान हम जानते हैं 1 होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम मान जो है 1 होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम मान जो है वो 1 होता है। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा ILB के बराबर, ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा, ये मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा जो ILB के बराबर होगा। ठीक, यहां पर ये मत बोलना कि 1 न्यूटन के बराबर होगा। साइन 90 का मान जो है 1 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा पूरा। अगर हम थीटा 90 डिग्री डालते हैं तो ये पूरा मान निकल करके आएगा, और ये मैक्सिमम फोर्स होता है। यानी जब जो धारा है, धारा की दिशा है और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस वाले केस में अगर ये I है, ये 90 डिग्री है, तो ये B है। इस फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहा जाता है, इस फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए गलत कथन का चयन कीजिए। जैसे मैं एक यहां पर बनाता हूं ट्रॉफिक लेवल्स इकोसिस्टम के अंदर, तो जो पहला ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें तो आते हैं आपके उत्पादक, उसमें क्या आते हैं, उत्पादक आते हैं, उत्पादक आते हैं, मतलब इसमें आएंगे वो सारे जीव जो करेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि प्लांट्स बोल सकते हो, पादप, यूजुअली पादप, साइनोबैक्टीरिया भी आ सकते हैं, कोई भी जीव जो अपना खाना खुद से बनाते हैं वो आ सकते हैं, तो पादप। फिर आएंगे शाकाहारी, शाकाहारी एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आप ले लो बकरी, बकरी चलेगा, हाँ बकरी, ट्रॉफिक लेवल 2 है ये। उसके बाद आएंगे यहां पर मांसाहारी, मांसाहारी ट्रॉफिक लेवल 3 पर। उसके बाद यहां पर आ जाएगा भाई शीर्ष मांसाहारी। ठीक, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ट्रॉफिक लेवल 1 पर उत्पादक, ट्रॉफिक लेवल 2 पर शाकाहारी, ट्रॉफिक लेवल यानी कि तृतीय पोषी स्तर पर मांसाहारी और चौथे पोषी स्तर पर शीर्ष मांसाहारी। यूजुअली 4 ही आपको जो है पोषी स्तर देखने को मिलते हैं किसी भी फूड चेन में, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन में। ठीक, ट्रॉफिक लेवल 1 है, इस पर आएंगे आपके सारे के सारे उत्पादक। ट्रॉफिक लेवल 2 पर शाकाहारी आएंगे, ये क्या है भाई, उपभोक्ता है ना, ये उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता हम इसको बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। इस मांसाहारी को बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता और इसको बोलेंगे तृतीयक उपभोक्ता। तो ऐसे आपको याद रखना है, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी। जो शाकाहारी है प्राथमिक उपभोक्ता है, जो मांसाहारी है द्वितीयक उपभोक्ता है, जो शीर्ष मांसाहारी है वो तृतीयक उपभोक्ता है। उसके बाद कौन से ट्रॉफिक लेवल पर ये सारे आते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो बकरी है ना, यहां पर बकरी मैंने लिया है, मान लीजिए कि बकरी को खा गया, बकरी को खा गया बाघ ने या शेर ने, शेर के मरने के बाद जो है शेर को खा लिया चील, है ना, चील। यहां है पादप, यहां है बकरी। तो फूड चेन कैसे बना, यहां पर देखो कि भाई प्लांट है, प्लांट को खाया बकरी ने, बकरी को खाया शेर ने, शेर को खाया चील ने, शेर के मरने के बाद, ठीक, चील ने। तो ये फूड चेन है। अब पढ़ते हैं ऑप्शंस को। देखो, ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वे उपभोक्ता होते हैं। सही है, जो उत्पादक नहीं है वो उपभोक्ता है। जो उत्पादक नहीं है, जो सपोषी नहीं है, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, उसके अलावा जो भी है क्या है, उपभोक्ता है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, हमें गलत चूज करना है, गलत कथन कौन सा है।
एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तर पर भोजन प्राप्त कर सकता है। यानी एक जीव ही एक से ज्यादा पोषी स्तर पर भोजन प्राप्त कर सकता है। सही है। आप मनुष्य को ले लो, मनुष्य जो है प्लांट भी खाता है, मनुष्य बकरी को भी खा जाता है। मनुष्य प्लांट को भी खा जाता है, मनुष्य बकरी को भी खा जाता है। तो अगर प्लांट को खाता है तो मनुष्य यहां पर आ जाएगा, अगर बकरी को खाता है तो मनुष्य यहां पर आ जाएगा। तो एक अकेला मनुष्य जो है वो यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो एक से ज्यादा पोषी स्तर पर आ सकते हैं। ये भी सही है। जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। ये कहना जो है ये बिल्कुल ही गलत है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडमैन। तो लिंडमैन साहब ने दिया था 10% रूल। इन्होंने कहा था कि अगर उत्पादक के पास मान लीजिए कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, चलो अगर उत्पादक के पास मान लीजिए कि 1 लाख जूल ऊर्जा है तो इसका 10% ही अगले ट्रॉफिक लेवल में पहुंचेगा। मतलब जब ये प्लांट को बकरी खाएगी तो इस बकरी में जो है केवल 10% ऊर्जा ही जाएगी। ठीक, केवल 10% ही ऊर्जा इसमें जाएगी। यानी 10,000 किलो जूल जो है ऊर्जा इसमें अब जाने वाली है, इस 1 लाख का 10%। फिर इस बकरी को जब ये शेर खाएगा तो इसमें 10% ही ऊर्जा जाएगी, 10% ही जाएगी। यानी इसमें जाने वाली है 1,000 किलो जूल ऊर्जा। फिर इस शेर को जब ये चील जो है खाएगा तो इसमें भी 10% ही ऊर्जा जाएगी, यानी कि 100 जूल ऊर्जा, 100 किलो जूल। किलो जूल में हम लोगों ने लिया है ना, 100 किलो जूल। तो इसे कहते हैं 10% रूल। यहां पर बोल रखा है जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। नहीं, उसमें उतनी ही अधिक ऊर्जा होती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है खाद्य जाल, यानी कि फूड वेब में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखला शामिल होती है। देखो, जब 2 या 2 से ज्यादा फूड चैन आपस में कनेक्ट होते हैं तो पूरा एक जाल बनाते हैं जिसे खाद्य जाल कहा जाता है ना, फूड वेब कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। तो ये भी सही है, ये भी ट्रू है। आंसर हमारा सी। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भोजन को वायुरोधी कंटेनरों में रखने से ऑक्सीकरण को धीमा करने में मदद मिलती है। हम भोजन को यूजुअली ऐसे बॉक्स में डालते हैं कि उसके अंदर एयर ना जाए, क्योंकि हम जानते हैं जो भोजन है वो ऑयली तो होते हैं, कुछ ना कुछ तो ऑयल्स उसमें होते ही हैं, तो वो खराब हो जाएंगे। अगर मान लो कोई फूड ऑयली है, उसे आप एयर के कॉन्टैक्ट में छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देती है उस फूड को। ठीक, तो इसीलिए हम खास करके अगर कोई ऑयली फूड है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे से बॉक्स के अंदर बंद करके रखते हैं ताकि एयर बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा। ऐसे ही चिप्स बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो चिप्स के पैकेट के अंदर से ऑक्सीजन को बाहर जो है निकाल देती है, एयर को बाहर निकाल देती है और इसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस को भर देती है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन गैस जो है, ये जो चिप्स होते हैं ये आपके होते हैं ऑयली, ये जो है इसको ऑक्सीडाइज कर देगी। ऑक्सीडाइज कर देगी तो जो इसका स्मेल है वो खराब हो जाएगा, है ना, जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। और इससे कहा जाता है रेंसिडिटी। इसे क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी कहा जाता है। तो चिप्स विनिर्माता सामान्यतः चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग को ऑक्सीजन जैसी गैस के साथ फ्लश करते हैं। फ्लश करते हैं मतलब इसके अंदर भरते हैं नहीं, निकालते हैं। तो ये सही है, लेकिन ये गलत है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। ये हमारा आंसर। ये बात सही है कि जो भोजन है उसे हम लोग वायुरोधी कंटेनरों में रखते हैं ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन न जाए और वो भोजन जो है ऑक्सीडाइज ना हो। ये हमारा आंसर। मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग शल्की उपकला से अस्तरित नहीं होता है? शल्की का मतलब क्या हुआ? कोशिकाएं चपटी होंगी, कोशिकाएं चपटी होंगी। देखो यहां पर कोशिकाएं चपटी होंगी। इसमें देखो कोशिकाओं की बहुत सारी परत है, कोशिकाओं की बहुत सारी परत है, लेकिन सबसे ऊपर वाले परत को देखो तो कोशिकाएं जो है चपटी है ना, फ्लैट है। तो फ्लैट है तो हम बोलेंगे शल्की है। ध्यान से सुनिए, सबसे ऊपर वाली कोशिका की जो परत है वो फ्लैट है तो हम बोलेंगे कि शल्की उपकला है। क्योंकि कोशिकाओं की कई सारी परतें हैं तो हम बोलेंगे कि अस्तरित है, हम बोलेंगे कि अस्तरित है, स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड है। सबसे ऊपर वाली कोशिका की जो परत है वो चपटी है, यानी सबसे ऊपर वाली कोशिका एकदम से फ्लैट है, चपटी है, तो हम बोलेंगे कि स्क्वामस है। ठीक, और एपिथेलियम उपकला,
तो देखो, ये जो वृक्क नलिकाएं होती है यानी किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती है, इसमें आपको याद रखना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी कि घनाकार उपकला। त्वचा है, मुख है, ग्रसिका है। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था अस्त्रित उपकला। तो अस्त्रित कहने का मतलब तो सिर्फ ये था कि कोशिकाओं की कई सारी परतें होंगी, लेकिन अस्त्रित में भी कौन सा, शेप के आधार पर, कोशिका के शेप के आधार पर। तो कोशिकाएं जो होती है सबसे ऊपर वाली लेयर में वो शल्की होती है यानी कि फ्लैट होती है, थिन चपटी होती है, तो शल्की। तो हम बोलेंगे कि ये जो त्वचा है, मुख है, ग्रसिका है, इन सारे में है तो अस्त्रित उपकला, लेकिन अस्त्रित में से कौन, शल्की। ठीक, तो अस्त्रित शल्की उपकला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो अस्त्रित हम लोग बोलते हैं कोशिकाओं की परत के हिसाब से। अगर मान लीजिए कोशिकाओं की बस एक ही परत है, जैसा कि आपको याद होगा जो ब्लड वेसल्स हैं, एंडोथेलियम, ब्लड वेसल के अंदर जो एंडोथेलियम है, इसमें भी तो शल्की उपकला है, लेकिन बस कोशिका की बस एक ही परत है, हो गया, बस एक ही परत है। सेम कहानी है लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है, इन दोनों में भी क्या है, शल्की ही है, इन दोनों में भी शल्की ही है, शल्की ही उपकला है, लेकिन हम यहां पर अस्त्रित नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि केवल कोशिका की बस एक परत होती है। त्वचा है, मुख है, ग्रसिका है, इन सारे में भी शल्की ही है, लेकिन कई सारी परतें हैं तो हम अस्त्रित लगा देंगे यहां पर। और शल्की हम लोग बोलते हैं इसलिए क्योंकि सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसकी जो कोशिकाएं होती है वो फ्लैट होती है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। मैंने यहां पर अगर क्यूबॉइडल, केवल क्यूबॉइडल लिखा है मतलब ये अस्त्रित नहीं है। जहां पर अस्त्रित होगा ना वहां पर अस्त्रित या फिर स्ट्रेटिफाइड लिख करके आता है। और ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अस्त्रित उपकला आपको देखने को मिलता है जहां पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए होता है, प्रोटेक्शन चाहिए होता है। डैश हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। एल्काइन में जो है कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका जो पहला मेंबर होता है वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं, है ना। और इसी का एक कॉमन नाम है एसिटाइलिन, है ना, एसिटाइलिन। तो हमारा आंसर यहाँ पर इथाइन हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर। निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है? NCERT क्लास 10th में आप देखेंगे तो ये आपको कटआउट मिलेगा और यहाँ से आपके रेलवे के एग्जाम में जो है कई बार सवाल पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखो क्वथनांक पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, ये सारे बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं केल्विन में। तो सबसे ज्यादा देखो आपको यहाँ पर दिख जाएगा 3120 केल्विन कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। तो ऑर्डर भी पूछा जा सकता है मेल्टिंग पॉइंट के केस में भी, किसी एक का मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है किसका कम है ये पूछा जा सकता है, या फिर ऑर्डर देकर के पूछा जा सकता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे इस टेबल को। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ग्रीन विट्रियोल, नीला कशिश या फिर नीला थोथा? ग्रीन विट्रियोल हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को। ये ग्रीन विट्रियोल है, ये तब तक ही ग्रीन है जब तक कि इसमें क्रिस्टल जल के अणु जुड़े हुए हैं। हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, जो पानी है ये जो है ये अलग हो जाएगा। अब ये ग्रीन नहीं रहेगा, अब ये वाइट हो जाएगा। अब ये फेरस सल्फेट है, वाइट है। हम रुकेंगे नहीं और इसको हीट करेंगे, और जब इसको हम हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये दोनों गैसें जो है रिलीज होती है। सी हमारा राइट आंसर। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? विसरण क्या होता है? यहां पर देखिए आप इस वाले एग्जांपल में देखिए, ये डिफ्यूजन आपको दिखाया गया है। कुछ इंक के ड्रॉप्स डाले गए हैं, यहां पर एकदम क्लियर पानी है ना, एकदम साफ पानी है जिसमें इंक के ड्रॉप्स डाले गए हैं। धीरे धीरे इंक के ड्रॉप्स पूरे पानी में जो है, यानी जो इंक है पूरा पानी में जो है ये फैल जाएगा। जो इंक है पूरा पानी में फैल जाएगा। तो देखो अभी यहां पर हाई कंसेंट्रेशन है, बाकी सारे रीजन में है ही नहीं, लो कंसेंट्रेशन है। तो विसरण में क्या होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जाते हैं, अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाएंगे, और इस प्रकार से पूरा जो इंक है पानी में फैल जाएगा। उसके बाद देखो परासरण।
परासरण होता है जल का विसरण, जल का विसरण, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। यहां पर इंक के बोल सकते हो कि पार्टिकल्स हैं, इंक के बोल सकते हो कि यहां पर कण हैं। अगर मान लीजिए जल के कण यानी जल के अणु हैं, अगर मैं बोल रहा हूं कि जल के अणु हैं, वो अपने हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में जा रहे हैं, तो है तो ये भी डिफ्यूजन, क्योंकि जल के कण हैं यहां पर, तो हम इसके लिए स्पेशल नाम देते हैं ऑस्मोसिस। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो पानी आता है, कोशिका झिल्ली से बाहर जो पानी जाता है, ठीक, वो ऑस्मोसिस के जरिए ही होता है ना, ऑस्मोसिस के जरिए ही होता है, डिफ्यूजन के जरिए ही होता है। ठीक, जो पौधों की जड़ें होती हैं, जो मिट्टी से जल को अवशोषित करती है, कैसे करती है? ऑस्मोसिस के जरिए ही करती है, परासरण के जरिए ही करती है। तो कोशिका झिल्ली के आर पार जो पानी का आना जाना होता है, परासरण द्वारा होता है। ठीक, यहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, यहां पर कम होंगे तो पानी अंदर चला आएगा, यहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, बाहर कम होंगे तो पानी बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से होता है, इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो है तो ये डिफ्यूजन ही, लेकिन जल का डिफ्यूजन है, वाटर का डिफ्यूजन है, तो हम इसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो पौधों की जो जड़ें होती हैं, वो जो जल को अवशोषित करती है, परासरण विधि से करती है। उसके बाद देखो है वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों से, जो पौधों की जो पत्तियां होती है, उसमें जो स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है, वहां से जल जो है वाष्प के रूप में निकलता है, जल का ह्रास होता है वाष्प के रूप में, तो इसी को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और ये जो मिट्टी का घड़ा होता है, इसमें ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो आपको नग्न आंखों से दिखेंगे नहीं, लेकिन वो होते हैं, वहां से जो है जल का वाष्पीकरण होता रहता है। तो जल के वाष्पीकरण के लिए, जल का वाष्पीकरण होता क्या है? जल से वाष्प का बनना होता है, तो उसके लिए कुछ ऊष्मा चाहिए ना, उसके लिए कुछ ऊष्मा चाहिए, और वो ऊष्मा जो है जल से ही लिया जाता है। तो जल से ऊष्मा लेने के बाद जो है, जो जल है वो वाष्प में कन्वर्ट हो गया, तो इससे जल का तापमान जो है गिर जाता है, क्योंकि ऊष्मा जल से लिया जा रहा है ना, इसीलिए तो वाष्पन हो जाएगा। तो डी हमारा आंसर, वाष्पन यानी कि वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। ठीक, इवेपोरेशन। इसलिए गर्मी के टाइम में जो है हम लोग घड़े में पानी को डालते हैं, तो घड़ा का पानी जो है ठंडा हो जाता है, क्योंकि पानी जो है कुछ वाष्प के रूप में निकलता रहता है, और वाष्प में कन्वर्ट होने के लिए ऊष्मा चाहिए, और उस ऊष्मा को जो है लिया जाता है पानी से ही। वो ऊष्मा जो होती है वो लेटेंट हीट होती है ना, गुप्त ऊष्मा होती है। यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा? देखो, ओजोन जो है ये एक टॉक्सिक गैस है ना, ये टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है। तो सारे के सारे ऑक्सीजन जो है अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे ओजोन में, तो पूरा वायुमंडल ही हमारा टॉक्सिक हो जाएगा ना, तो हम लोग जीवित नहीं बचेंगे, यह विषाक्त हो जाएगी तथा जीवों को नष्ट करेगी। बी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। हैजा जो है बैक्टीरियल डिजीज है, विब्रियो कॉर्डे बैक्टीरिया के कारण होता है। तपेदिक यानी कि टाइफाइड, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। दूषित जल और भोजन से ये जो बीमारियां हैं ये फैलती है। एंथ्रेक्स जो है ये भी बैक्टीरियल है, ये भी बैक्टीरियल है। मनुष्यों को भी एंथ्रेक्स हो सकता है और जानवरों को भी हो सकता है। इन्फ्लुएंजा, जिसे हम लोग सिंपली फ्लू भी कहते हैं, ये वायरल डिजीज है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो टाइफाइड है इसे हम लोग आंत की बुखार भी कहते हैं, है ना, आंत की बुखार भी कहते हैं। जो आमाशय है उसमें तेज दर्द होता है आंत की बुखार में, यानी कि टाइफाइड में। इंग्लिश में बोलते हैं एंटरिक फीवर, आंत की बुखार। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन में 310 केल्विन बोल सकते हो, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हो, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो। तो उपर्युक्त सभी। यदि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा डैश होगी। तो जो विद्युत धारा होती है वो आवेशों के प्रवाह की दर होती है। तो यहां से हम Q बराबर लिख सकते हैं I इंटू में T। I का मान आपको दिया है 0.6, T का मान आपको दिया है लेकिन मिनट में दिया है, हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 216 कूलम आ जाएगा। बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये मिनट जो है समय का SI मात्रक नहीं है, तो हम लोग इसे जो है सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, SI मात्रक में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो कूलम SI मात्रक में आंसर आएगा। बी हमारा आंसर। कॉन्स्टेंटन डैश धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है। कॉन्स्टेंटन अपने आप में मिश्र धातु है, कॉपर और निकल का मिश्र धातु है। इसी में अगर हम मैंगनीज को मिला देंगे तो मैंगनीन बन जाएगा।
ठीक, ये भी मिश्र धातु है। और नाइक्रोम क्या होता है? निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इन सारे का मिश्रण होता है। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, सही है। मैक्सिमम जो एटम्स होते हैं वो अपने फ्री फॉर्म में नहीं रह पाते हैं, है ना, वो या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, या तो अपने ही एटम के साथ वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, या फिर दूसरे एटम के साथ। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है O के फॉर्म में ये अनस्टेबल है, O2 के फॉर्म में स्टेबल है, हाइड्रोजन H के फॉर्म में अनस्टेबल है, H2 के फॉर्म में स्टेबल है। तो ये अपने ही एटम के साथ मॉलिक्यूल बना करके है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बट ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना ले, ठीक, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ H2O बना ले, तो ये भी तो अपने आप में मॉलिक्यूल है। कुछ आपके एटम्स हैं जो कि सिंगल फॉर्म में यानी कि मोनो एटॉमिक के फॉर्म में वो रहते हैं, अपने आप में एक एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम है ना, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सारे क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं। ठीक, मतलब सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट ऐसे कुछ ही आपके तत्व मिलेंगे जिनके परमाणु जो है वो अकेला ऐसे रह पाते हैं, बाकी सारे जो है अनस्टेबल होते हैं, वो दूसरे एटम के साथ या फिर अपने ही अन्य एटम के साथ वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। परमाणु मूल इकाइयां हैं जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है। यहाँ पर आपने देखा अणुओं का निर्माण हुआ है, आयनों का निर्माण भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ये चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन खो करके आयन बना सकता है ना, धनायन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये ऐसे ऋणायन बना ले। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऋणायन और खो करके धनायन एटम बना सकते हैं। ट्रू है ये। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं, गलत हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया जाए, परमाणु अपने बाह्यतम कोश में, परमाणु के बाह्यतम कोश में अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है एक्स्ट्रा तो वो एनायन हो जाएगा। अगर मान लो बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो धनायन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा उदासीन होगा, हमेशा उदासीन नहीं होगा, उसके ऊपर चार्ज भी आ सकता है, चाहे वो प्लस आए चाहे माइनस आए, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन को खोया है या फिर एक्सेप्ट किया है। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जो एटम्स होते हैं वो मिलकर के मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, और मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिलकर के क्या बना लेंगे? पदार्थ का निर्माण कर देंगे जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सही है। मीन्स सारे ही जो पदार्थ होते हैं वो एटम से ही तो मिलकर बने होते हैं। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एक झिल्ली का आवरण होता है? एकल झिल्ली का आवरण होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा होगा, इसकी संरचना जो है कुछ इस प्रकार से नजर आती है ना, कुछ इस प्रकार से नजर आती है। तो ये बाहर वाली झिल्ली है, ये अंदर वाली झिल्ली है। तो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही लवक का एक एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट भी जो है दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। अब देखो, जो रसधानी है और जो लाइसोसोम है, इन दोनों में एक ही झिल्ली है ना। लाइसोसोम में भी एक ही झिल्ली है, रसधानी में भी एक ही झिल्ली है। रसधानी की झिल्ली को तो टोनोप्लास्ट बोलते हैं, रसधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। रसधानी की जो झिल्ली होती है उसे हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। लाइसोसोम भी एकल झिल्ली युक्त संरचना है। इसमें जो है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, इसलिए हम इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी और सी दोनों हो जाएगा। बी और सी जो है दोनों के दोनों सही आंसर है। ठीक, राजधानी भी एकल झिल्ली युक्त है और जो लाइसोसोम है वो भी एकल झिल्ली युक्त है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, ये ध्यान में रखिएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। जो लवक है इसके पास भी खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। तो जो लवक है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोनों काफी यूनिक जो है कोशिकांग है। यूनिक इस हिसाब से है क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। लवक जो है केवल पादप कोशिका में ही आपको देखने को मिलेगा। इस सवाल का उत्तर जो है बी और सी दोनों हो जाएगा। तो इसी के साथ ये सेट नंबर 7 जो है यहाँ पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।